नमस्कार। बजट विशेष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर रोज की तरह हम अलग अलग सेक्टर पर जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का उस सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। डिमांड जोरदार और सरकारी नीतियां हो असरदार तो भारत का ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया का सरताज बन सकता है। मिशन भारत को ग्लोबल ऑटो हब बनाने का है। ऐसे में पूरी ऑटो इंडस्ट्री को इंतजार है बजट के उन ऐलानों का जो रोजगार बढ़ाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने में योगदान वाली इंडस्ट्री को दशा और दिशा दे सके। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। मैं हूं प्रशांत पांडे। शुरू करते हैं बजट विशेष ऑटो स्पेशल। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरक्की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ऐसे में ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार आर्थिक विकास के लिए मजबूत कदम उठाएगी, साथ ही सब्सिडी और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बड़े फैसले लेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएगी, साथ ही फेम 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी के ऐलान की उम्मीद भी की जा रही है। वित्त मंत्री से बजट में पीएलआई स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए ऐलान की उम्मीदें हैं। जी हां, ये तमाम बातें जो हैं वो हमने आपके सामने रखी और इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आखिर इस बजट से किस तरह की ऑटोमोबाइल सेक्टर को उम्मीदें हैं, इन तमाम बातों को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन जरा सबसे पहले अपने सहयोगी सुमित चतुर्वेदी के पास चलते हैं। सुमित, बजट अब चंद कदम दूर और जाहिर सी बात है हर सेक्टर की तरह ऑटो इंडस्ट्री की भी जो उम्मीदें हैं, जो अरमान हैं, वो परवान पर होंगे। बताइए अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं, किन बातों पर ऑटो इंडस्ट्री की विशेष निगाह है, किस तरह के ऐलान, किस तरह के फायदे वो अपने लिए चाहती हैं, क्या कुछ आपकी रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है? पहले शुरुआत करें अगर तो नज़र डालते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये ऑटो इंडस्ट्री। 50% जीएसटी जो है वो ऑटो इंडस्ट्री से आता है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पार्ट जो है लगभग 50% वो भी भारत की ऑटो इंडस्ट्री से आता है। जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कुछ ज़्यादा ही दिया जाए उन्हें बजट में। तो इसमें दो तरह से कंपोनेंट, अब इंडस्ट्री भी दो तरह से बढ़ रही है। एक है आईसीई जो पेट्रोल डीजल वाले हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक वाले हैं। जो पेट्रोल डीजल वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हमें जीएसटी रेट जो है उसको कम किया जाए गाड़ियों पर ताकि उनकी और बिक्री हो। दूसरा वो चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रोड्स पे, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जाए, स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, जिससे इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा पहुंचेगा, ज़्यादा गाड़ी बिकेंगी। स्क्रैप की जो नीति है वो नीति आ तो गई है पर अभी इतने स्क्रैप सेंटर्स नहीं बन पाए हैं, उनके लिए कुछ ऐलान किया जाना चाहिए। और दूसरा कि वो पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहते हैं कि पॉलिसी जो है वो बनी रहे, फ्लिप फ्लॉप्स ना हो, अभी आज है कल नहीं है, ऐसा ना हो। तो इस सब को देखते हुए ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि ये सब बातें रहें। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दूसरी तरफ पे चाहती है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा दिया जाए। उनकी जो सब्सिडी है, फेम सब्सिडी, उसको अनाउंस किया जाए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ पाए, भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का केंद्र बन पाए। तो दोनों तरफ से बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री चाहती है पॉलिसी कंटिन्यूटी, कम रेट टैक्सेशन, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग। सो ये उनकी डिमांड है। ईवी वालों की डिमांड है कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कम टैक्सेशन, इन दो को करें। तो ये सब डिमांड्स मुख्य हैं जो ऑटो इंडस्ट्री की अभी रखी गई हैं। सुमित, आप एक लंबे अरसे से ऑटो इंडस्ट्री को देखते आए हैं। आपने ये शिफ्ट भी देखा है कि किस तरह से जिन जिन विकल्पों की तरफ भले ही वो शायद ऊर्जा की शिफ्टिंग की वजह से ही नजर आया हो, भले वो शायद जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसकी वजह से आया हो, भले वो सप्लाई चेन की वजह से आया हो, भले ही वो सेमीकंडक्टर्स की जो चैलेंजेस हैं और उसके विकल्पों के तौर पर भी आया हो, इन सारी चुनौतियों और इन सारी बातों को अगर हर पहलू को टटोलें, आप किस तरह से देखते हैं पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये बजट कितना मायने रखता है और क्या वो सबसे अहम चीजें हैं जो शायद ये ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ को नई दिशा दे सकता है? तो अभी कुछ मामलों को लेकर अगर प्रशांत बात करें, कुछ पिछले हफ्तों से कुछ कंफ्यूजन हो गया है ऑटो इंडस्ट्री में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाइब्रिड गाड़ियों पर अपना टैक्स घटाया, उससे इलेक्ट्रिक वालों को ये हो गया कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं पैसा तो हाइब्रिड में क्यों जा रहे हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री अभी एक बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर फ्यूल का उन्हें अपग्रेड करना है, जहां पर उन्हें कुल मिलाकर कहीं तो टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है कि किस टेक्नोलॉजी को सरकार प्रमोट करना चाहती है। पिछले साल की बात करें तो अचानक नितिन गडकरी ने कह दिया था कि डीजल गाड़ियों पे हम 10% एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे। तो ये सब बातें बहुत ही शॉक देती हैं ऑटो इंडस्ट्री को। वो चाहते हैं बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट हो, कम से कम एक सीधी नीति जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट हो कि आगे का रोड मैप क्या है। ये बहुत जरूरी है, आगे का रोड मैप बनाना। हर दूसरे तीसरे महीने में अगर कुछ नया आता है तो वो उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है कि ऑटो इंडस्ट्री जो प्लांट्स रखते हैं वो बहुत महंगे प्लांट्स होते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नहीं आई, टेस्ला ने काफी कहने के बाद भी टेस्ला नहीं आया। इलॉन मस्क ने कहा कि वो भारत आएंगे और वो नहीं आए, उन्होंने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। तो सबको पॉलिसी को लेकर ये दिक्कत रहती है कि पॉलिसी क्या बनने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर पॉलिसी आई है तो कब से लागू होगी, पिछले वाले उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और वो इतनी अच्छी चलती ही इंडस्ट्री कहीं खत्म ना हो जाए, इसको लेकर हमेशा उनको रहता है कि चाहे टैक्स पे छूट ना मिले क्योंकि डिमांड गाड़ियों की वैसे ही काफी अच्छी है, पर पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि ऑटो की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है। ऐसे में भारत किस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगा। एक टाइम पे अगर आपको याद होगा कि डीजल बहुत सस्ता माना जाता था और बहुत से लोग डीजल खरीदते थे, तो टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां डीजल लेकर आई और डीजल लेकर उन्होंने बहुत निवेश किया। बाद में डीजल पे जो छूट थी कम हो गई। पिछले साल जब से पोल्यूशन का प्रॉब्लम हुआ है, डीजल को लोग डर्टी फ्यूल कहने लगे हैं और सरकार भी चाहती है डीजल 2030 तक बंद किया जाए। पर कैसे उसको जो रिप्लेस करेगा पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड, वो सब देखना होगा। यही चाहते हैं वो कि कंटिन्यूटी बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका, अपने बहुत आसान भाषा में और तमाम जो इस पूरे सेक्टर के जो भ्रम हैं, जो चुनौतियां हैं और जो उम्मीदें हैं, इन सभी का सार एक तरह से हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम रिपोर्ट के लिए, इस अहम चर्चा के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ इस चर्चा में आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर एमडी हैं निसान मोटर्स, और कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री का एक तरह से सूक्ष्म अध्ययन किया है अरुण जी ने, और एक तरह से देखा है उन्होंने कि लंबे समय तक किस तरह से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट से चैलेंजेस क्या आए हैं, कोर इंडस्ट्री दरअसल कहाँ अटकी हुई है। वैसे भारत की ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा हमारा कंज्यूमर बेस है, क्या उस लिहाज से हमारा एग्रेशन और होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अरुण जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए, और यही सबसे अहम सवाल मेरा जिसका मैंने जिक्र भी किया आपसे शुरुआत में, कि हमारा कंज्यूमर बेस बड़ा है, सरकार पॉलिसीज, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे सुझावों के आधार पर एक ऐसी पॉलिसी लेकर आती है या बजट में कुछ ऐलान करती है जो शायद एक टाइम फ्रेम के लिए बेहतर होता है, दूरदर्शी होता है। लेकिन आप तो इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी एक लंबे समय से ऑटो इंडस्ट्री को दरकार रही। हमें बताएं कि इस ग्रोथ में एक सुपरजेट रफ्तार आ जाए, उसके लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं। धन्यवाद। जैसा आपने सही कहा कि ऑटो इंडस्ट्री देश का धरोहर होती है, तो पहली चीज तो जो इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है ऑटो इंडस्ट्री को, अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो इकोनॉमी में, रूरल पे स्पेंड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स हो, तो ऑटो इंडस्ट्री को उसका फायदा होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्म में बात करें तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, अभी जैसे सुमित जी ने बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, एडवांस सेल केमिस्ट्री स्कीम है, फेम पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज थोड़ी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, इन पॉलिसीज को शॉर्ट टर्म देखा जा रहा है, और कहीं पिछले 8-10 साल में हम चाहे माने ना माने, चाइना हमसे काफी आगे निकल गया है टेक्नोलॉजी में। ऑल्दो हमने कई चीजें इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं जो बहुत पॉजिटिव है। अब उसमें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप फेम पॉलिसी ला रहे हैं, मार्च में एंड हो रही है, अब फेम 3 अगस्त में आएगा, तो मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता कहाँ स्पेंड करना है। दूसरी बात है, जो हम पॉलिसी ले आए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए थोड़ी स्पीड चाहिए। स्क्रैपेज पॉलिसी 2.5-3 साल पहले अनाउंस हो गई है, पर ग्राउंड लेवल पे कोई स्क्रैपेज पे क्लियर इंसेंटिव नहीं है, और जो स्क्रैपेज के आंकड़े हैं बहुत ही कम है। सिमिलरली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जारी हो गया है, पर उसका जो आउटफ्लो है, कन्वर्जन है, वो अभी स्लो है। तो एक तो चाहिए कि जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको प्रोएक्टिवली
पॉजिटिवली स्पीड अप करें। दूसरी बात है, एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रखें। अगर भारत को ईवी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो ऑल जो ईवी की पॉलिसीज है हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि डिफरेंट फ्यूल्स चाहिए, जो कईयों का विचार है कि सिर्फ एक टाइप की हम ईवी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हाइब्रिड पे है, तो वो भी चाहिए। हमें चाहिए कि जीएसटी हो, चाहे फेम पॉलिसी हो, चाहे पीएलआई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी हो, इनमें एक समन्वय चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस बात की कमी है और मेरे ख्याल से सरकार को इस बात का आइडिया भी पूरा है। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी। और दूसरी बात है, जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं जहां पर प्राइसेस बढ़े हैं बिकॉज सेफ्टी नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स, जैसे कि एंट्री लेवल तबका है जो टू व्हीलर, वहां वॉल्यूम काफी गिरा है। कहीं ना कहीं जीएसटी, जो कि आज बजट में नहीं कवर किया जाता, सेपरेट जीएसटी होती है, पर उसमें भी एंट्री लेवल कस्टमर, चाहे वो कार में हो चाहे टू व्हीलर में हो, उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। अभी सारी जीएसटी बराबर है, चाहे 5 लाख का मोटरसाइकिल, चाहे 50-70 हजार का मोटरसाइकिल खरीद रहे हो या 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, या 4 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 12 लाख की गाड़ी, तो कहीं ना कहीं एंट्री लेवल पे जो मास मार्केट क्रिएट करनी है, उसमें सरकार को स्पेशल स्टेप्स लेने, यही उम्मीद है इस बजट से। बिल्कुल। एक जो चीज अरुण जी मैं समझना चाहता हूं कि हम एक चीज देखते हैं कि जो बाहरी कंपनियां हैं वो एक बहुत बड़े प्लान के साथ भारत में आती हैं, और हम ये भी देखते हैं कि कारोबार समेटने में भी शायद उसका डेटा एक अलग तरीके से देखना होगा। ये भी एक बड़ी मतलब एक प्रश्न चिन्ह है कि हम अगर इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, हम शायद जो कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हम इतने मुफीद हैं, और शायद हम डेमोग्राफी के लिहाज से भी जिस तरह का कनेक्शन है हमारा और जिस तरह से हमारी ज़रूरतें हैं, मैं ज़रूरतों के लिहाज से बोल रहा हूं कि शायद आप भी जब ट्रैवल करते होंगे तो आप उत्तर दक्षिण में देखते होंगे कि लोगों की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, लोगों के गाड़ियों के चयन से लेके लोगों के तमाम, चाहे वो आम पैसेंजर व्हीकल हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, ये सारे बदलते हैं। इतना वास्ट जिस हमारे पास कह सकते हैं कि फिल्टर है, उसके बावजूद इस तरह के चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस अभी जो एक अच्छी बात यह है कि चैलेंजेस हाई लेवल के हैं। जो बेसिक चैलेंजेस थे हमारी मार्केट को ग्रो करना, अब आज हम 3rd लार्जेस्ट 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड के हो गए हैं, 2 व्हीलर में हम नंबर 1 आ रहे हैं, ट्रैक्टर में नंबर 1 आ रहे हैं, तो काफी हमने पार कर दिया है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर हमें ग्लोबल स्टेज पे जाना है, एक तो हमें अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है और ऊपर से एक्सपोर्ट बेस बनाना है। अभी इंडिया ग्लोबल हब नहीं है। हमें अभी भी, अगर आप देखें, टू व्हीलर्स को छोड़ के हमारे जो वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स के बहुत ही सीमित है। ऑटो कंपोनेंट्स में हम चाइना का 10वां हिस्सा या 15वां हिस्सा है, पर हमारे यहाँ पोटेंशियल है, मार्केट है, साइज है। तो अब ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो वैसे भी 80% नंबर ले आया है, पर उम्मीदें उससे 90 और 95% की है। तो उस लिहाज से काफी कुछ सरकार ने किया है और हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्पर की है। पर अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन स्पीड अप हो, और डायलॉग जो हमारे को चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया का, ये कहीं स्ट्रेंथन हो जाए तो 4 चांद लग जाए, यही मेरा मानना है। अच्छी और एकदम कहते हैं क्रिस्प चर्चा, एकदम टू द पॉइंट जो चीज़ें हमें जाननी थी और जिस चर्चा का निचोड़ निकालना था वो अरुण सर ने साफ तौर पर रख दिया। बहुत अच्छी बातचीत रही अरुण जी आपसे, और उम्मीद यही करते हैं कि और ज़्यादा ये जो सफ़र है वो बेहतर और बेहतरीन हो, क्योंकि बार बार हम रिकमेंडेशन की इसलिए बात करते हैं, हमें थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखना था और हमने देखा भी, अरुण जी ने उसमें सुझाव भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाली पॉलिसीज़, आने वाला विजन और रोड मैप, ये सभी और ज़्यादा मजबूत से मजबूतर हों, ताकि देश की जो ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो देश की ग्रोथ में भी बहुत बढ़ चढ़कर सहायक हो। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और भी खबरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगले बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र का आवंटन 25% बढ़ सकता है और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या खबर है? आगामी यूनियन बजट में सरकार का कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि सेक्टर के लिए जो बजटीय आवंटन रहेगा वो तकरीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास रह सकता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले तकरीबन 25% ज्यादा रह सकता है। हालांकि कृषि मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को जो डिमांड रखी गई थी, जो मांग थी, वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की थी, लेकिन जो आवंटन रहेगा वो उससे थोड़ा कम ही रह सकता है। लेकिन सरकार का फोकस इस बात पे है कि जब बात कृषि की होगी तो साल 2027 तक जो पल्सेस है, यानी कि तूर दाल, उड़द दाल या फिर तिलहन के मामले में भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना है, अपनी डिमांड पूरी कर पाए, इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और संभवतः इसी के लिए एक नई नीति सरकार ला सकती है। नई नीति के जरिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अगर वो दलहन का उत्पादन करते हैं तो सरकार उनके लिए परचेज गारंटी स्कीम ला सकती है, यानी कि अगर वो जो पल्सेस, जिन दालों का को वो उगाते हैं तो सरकार वो परचेज गारंटी स्कीम के तहत उनको ले सकती है। इसके लिए किसानों को गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा अपने जिन पल्सेस के साथ में वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ अन्य देशों को चिन्हित किया है जहां पर फिलहाल वो उन देशों से पल्सेस को इंपोर्ट करेंगे और बेहतर दामों पे इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ सालों के लिए सरकार इस नीति पर भी काम कर रही है। अब सरकार का एक और फोकस है, वो है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को कम करना और उसके लिए भी सरकार कुछ नई नीतियों पर काम कर रही है और उस दिशा में सरकार उन नीतियों पर का ऐलान आने वाले बजट में कर सकती है या उन नीतियों की दिशा में कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि सरकार इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि SOPs बनाने की भी तैयारी कर रही है, ताकि ऐसे किसान जो तिलहन उत्पादन के लिए आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उनको प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है, क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, तो वो सारी बातों को लेकर के भी सरकार SOP बना सकती है। यही नहीं, नेफेड या फिर अन्य जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके जरिए किसानों से तिलहन को प्रोक्योर करने के लिए भी आदेश जारी किए जाएंगे कि वो एश्योर्ड ऑफटेक करें या फिर वो अगर जो गारंटी स्कीम के तहत अगर वो ले रहे हैं दाल तो बेहतर कीमत पे लें। इस तरीके से सरकार कृषि क्षेत्र में एक पल्सेस की दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इस तरीके का बजटीय आवंटन की उम्मीद आगामी बजट से की जा सकती है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। FY25 में AUM को लेकर क्या अपडेट है, साथ ही इक्विटी रिटर्न किस तरह के रहे हैं, इस पर PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। सबसे पहले मैं सर यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से एनपीएस में रिटर्न की बात की जा रही है तो जिस बाजार में जो तेजी दिखी है तो इक्विटी रिटर्न किस तरह के रहे हैं, ओवरऑल रिटर्न क्या रहे हैं और AUM अभी कितना है? अभी देखिए तो जो रिटर्न की बाजार में की जो पूंजी है बाजार में निवेश होते हैं तो बाजार अच्छा, जैसा बताया अनुराग कि अच्छा कर रहे हैं, उसके चलते हुए रिटर्न भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अभी इक्विटी का जो बात करें कि लास्ट ईयर दैट इज 23-24 में सालाना रिटर्न 36% था और अभी भी आप जब हम बात करते हैं जुलाई की, वही कंटिन्यू कर रहा है मार्केट का परफॉर्मेंस। सो ईयर ऑन ईयर एनुअल रिटर्न जो है वो भी 36 पिछले जुलाई से लेके अभी 30 जुलाई तक 36% के हिसाब से वो चल रहे हैं। और सिंस इंसेप्शन आप देखते हैं इक्विटी मार्केट तो फ्लक्चुएट करता है, सिंस इंसेप्शन जब से शुरुआत हुआ एनपीएस का स्कीम तब से चलते हुए सालाना रिटर्न हमको जो मिल रहे हैं, जो इक्विटी में निवेश किए हैं 14%, 14% पर ईयर। ओके, और एवरेज रिटर्न? एवरेज और डिपेंड करता है कि मैं आपको उदाहरण की तरफ जो बता सकता हूं कि जैसे कि गवर्नमेंट के स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है मिला हुआ है, तो उसको चलते हुए उसका सालाना रिटर्न 9.6% मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबरों के दम पर कहां है एक्शन, जानते हैं शरद दुबे से। एक्शन भरे शेयरों का पावर पंच, 5 का पंच। जी हां शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है, जहां पे दिन के ट्रेड में हम 5 अहम स्टॉक्स लाते हैं जहां पे वॉल्यूम्स और एक्शन देखने मिलती है। सबसे पहले अगर स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके निफ्टी इंडेक्स में, दिन में याद रखिए भारी वॉलेटिलिटी आई है
और बड़ी मुनाफा वसूली निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप तीनों ही सेगमेंट्स में देखने मिली है। और इन्फोसिस की बात करें तो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से बेहतर था, 3.6% आया। और इंटरेस्टिंगली जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें भी बढ़ोतरी आया, लगभग 3 से लेकर 4% तक का ग्रोथ आया। और याद रखिए जो गाइडेंस है इसको बढ़ा दिया गया, पहले ये 103% था, अब वो 3 से 4% हो गया। हालांकि मार्जिन गाइडेंस वो सेम रही है। मेटल और माइनिंग स्टॉक्स में भी गिरावट आई है और सबसे बड़ा जो इंडेक्स था जिसमें गिरावट आई वो मेटल इंडेक्स में आई थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स की लगभग 3% की गिरावट आई। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर आया। याद रखिए एक टाइप से टेक्निकल करेक्शन है क्योंकि डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है हमें आज मेटल स्टॉक्स में देखने मिला। VST इंडस्ट्रीज़ जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है आपके जुलाई 25 को, जहाँ पे बोनस इशू पे विचार करेगी और उसके कारण स्टॉक में भारी तेज़ी आई, स्टॉक 10% के ऊपर चला। जुबिलेंट फार्मा के नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, रेवेन्यू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा। और इंटरेस्टिंगली कंपनी को जो है एक्सेप्शनल गेन लगभग 400 करोड़ रुपए का देखने मिला। रेडियो फार्मा और CDMO बिजनेस सेगमेंट्स में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। हमारा आखिरी जो स्टॉक रहने वाला है वो रहेगा पेटीएम। यहाँ के नतीजे जो थोड़ी सी वीकिश टू इनलाइन सेट ऑफ नंबर है, जो कमेंट्री आई है आगे जाते हुए उसमें। चलिए इस बीच हमें इस शो में रिलायंस के नंबर्स आपके सामने लाने होंगे। आय में जो है वो इजाफा देखने को मिला है, 26,478 करोड़ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आय रही है। 2% का इजाफा मुनाफे में भी देखने को मिला है और ये 5,445 करोड़ पर पहुंचा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो रिलायंस के जो पहली तिमाही के नंबर्स हैं वो बेहतर नजर आए थे। आय में 2% का इजाफा नजर आया, 26,478 करोड़ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नजर आता हुआ। एबिटा भी 2% बढ़कर 13,920 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफे की अगर हम बात करें तो 5,445 करोड़ और इसमें भी 2% का इजाफा देखने को मिला है। तो एक बार फिर आपके सामने नंबर रख दें, अगर हम आय की बात करें, अगर हम मुनाफे की बात करें, हम एबिटा की बात करें तो कमोबेश एक जैसी पिक्चर है। 26,478 करोड़ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आय पहुंची है। मुनाफा 5,445 करोड़ पर पहुंचा है। एबिटा जो है वो 13,920 करोड़ पे पहुंचा है। तो ये थे रिलायंस के पहली तिमाही के नतीजे और इसका हम मार्केट हाउस में विश्लेषण भी करेंगे, तमाम और भी बारीक बातें आपके सामने रखेंगे। चलिए इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।